हाय गाइस, तो स्वागत है आप सभी का डे 2 ऑफ आर उदय 2.0 बैच। जी हाँ, दूसरे दिन मैं स्वागत करना चाहता हूं आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी इजीली लर्न विद अ स्माइल पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपका चहेता अकाउंटेंसी मेंटोर और मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 11th अकाउंटेंसी का हमारा आज का सेशन उदय 2.0। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज के इस सेशन को मेरे साथ स्टार्ट करने के लिए? आर यू गाइज रेडी? चलो जोर से जोश से मुझे बता दो कि हाँ सर बिल्कुल। पहले दिन का लेक्चर बहुत मजेदार रहा है। अकाउंटेंसी के बारे में जो इंट्रोडक्शन आपने हमारा करवाया है अकाउंटेंसी से, वो हमें बहुत पसंद आया है एंड वी आर रेडी टू कंटिन्यू दिस जर्नी। अगर आप लोगों का जवाब हाँ है, और मैं जानता हूं कि वो जवाब हाँ है, तो चलिए अब बढ़ चलते हैं इस जर्नी में थोड़ा सा और आगे। आज के लेक्चर में जो हम देखने जा रहे हैं ना, वो पता है क्या होने वाला है? आज के लेक्चर में आप लोग देखने जा रहे हैं जी अकाउंटेंसी का प्रोसेस, अकाउंटिंग का प्रोसेस हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में। आज डिस्कस करने जा रहे हैं उस प्रोसेस को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे। हम देखेंगे कि उस प्रोसेस के दौरान किस किस तरह की बुक्स हमें मेंटेन करनी होती हैं। अब बुक्स मेंटेन करने के बारे में सोच के घबराइएगा नहीं। बुक्स फिजिकली मेंटेन नहीं करी जाती हैं आज के ज़माने में। ये सारी बुक्स कंप्यूटराइज तरीके से मेंटेन हो रही हैं। आपको सिर्फ कुछ कीबोर्ड्स पे एंट्री करनी होती है और हाथों हाथ आपकी जर्नल, लेजर एंड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो आ रहा है ना मज़ा ये सब सुन के? थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी क्रिएट हो रहा होगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर तो हमें वैसे ही बहुत अच्छे से आता है। बिल्कुल, तो आप जैसी न्यू एज जनरेशन के लिए ही ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आए हैं। तो तैयार हैं इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए? आर यू गाइज रेडी? चलो तो स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की आखिर। तो सबसे पहले देखते हैं आज हम देखने क्या जा रहे हैं। द टॉपिक दैट वील बी डिस्कसिंग टुडे includes accounting process, the difference between bookkeeping and accounting and the different branches of accounting। यानी अकाउंटिंग की अलग अलग ब्रांचेस किस किस तरह से आपकी अकाउंटिंग करी जा सकती है, किन किन फील्ड्स में आपकी अकाउंटिंग की जाती है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलो अब अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, एक बार रिकैप करने की कोशिश कीजिए। अकाउंटिंग प्रोसेस हमने इससे पहले डिस्कस किया था। कहां? कल ही तो पढ़ा था भाई, पढ़ा था या नहीं? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस आखिर है क्या। हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी, उसमें कुछ की वर्ड समझे थे और वहां से निकल के आई थी अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। याद आ रहा है? नहीं तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अब भी बस 2 मिनट के अंदर उसको अपन करते हैं रिवाइज। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो, हमने करी थी कुछ ऐसी बात। यहां हमने आपको बताया था कि भैया ये है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। ये याद है? अच्छा सर, उसके बाद आपने इसके चारों तरफ कुछ वर्ड्स लिखे थे अलग अलग कलर में। बिल्कुल सही याद आया आपको। यहां पे हमने क्या लिखा था? जरा सा जोर डालिए दिमाग पे। यहां हमने लिखा था सर आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या था? ये पता लगाना कि जो ट्रांजैक्शन अभी हमारे सामने है, जो इवेंट हमारे सामने अकर हुई है या जो इवेंट हमारे सामने अभी विजिबल दिख रही है, क्या वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। ये होता था हमारा आइडेंटिफाइंग वाला प्रोसेस। आइडेंटिफाइंग के बाद हम जो प्रोसेस यूज में लेते थे वो याद करके देखिए जरा। उसका नाम था सर रिकॉर्डिंग। यस माय फ्रेंड्स, वंस हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है, सेकंड प्रोसेस हमारा होता था इसे रिकॉर्ड करने का, यानी बुक्स में इसकी एंट्री करने का, कहीं पे इसको लिख के रखने का। इसके बाद हम क्या करते थे याद कीजिए, दोबारा से थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर डालें तो हमने एक वर्ड देखा था जिसका मीनिंग क्या समझा था? हमने वर्ड देखा था क्लासिफाइंग। और क्लासिफाइंग का मतलब क्या समझा था कि सर ये जो अभी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का हमने आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करा है ना, अब हम उसमें देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उनका नेचर क्या है। और इसके लिए आपने हमें बताया था कि ओल्ड रूल के हिसाब से क्या वो अकाउंट रियल है
पर्सनल है या नॉमिनल है। और पर्सनल में आपने हमें एग्जाम्पल भी दिया था, आपने कहा था कि अगर हम किन्हीं राहुल भाई साहब से कुछ 2,500 रुपए का सामान खरीद के ला रहे हैं तो राहुल भाई साहब हमारे लिए हो गए एक क्रेडिटर। हमने उन्हें पैसे नहीं दिए हैं, सामान खरीद लिया है, पैसा देना बाकी है, ये हैं हमारे क्रेडिटर साहब। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन्हें भविष्य में कभी ना कभी पैसे देंगे। ये हमारे लिए एक पर्सनल अकाउंट बन गए हैं। तो सर क्लासिफाइंग भी हमें समझ आ गया। सर क्लासिफाइंग के बाद ना आपने एक प्रोसेस और बताया था, एक नहीं, मैंने दरअसल कुछ और प्रोसेस बताए थे। चलो अभी फिलहाल हम उसमें से एक प्रोसेस की बात करते हैं। क्लासिफाइंग के बाद हम बात कर रहे हैं, क्या था हमारा अगला प्रोसेस? हमारा अगला प्रोसेस है जी समराइजिंग। समराइजिंग का क्या मतलब था? सर समराइजिंग का मतलब हमेशा यही होता है कि बहुत सारा कुछ है, उसे हम कंसाइज करके छोटे में संक्षिप्त में बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। बहुत लंबी चौड़ी कहानी और उसकी जगह उसका सिनॉप्सिस होता है ना। मूवीज की एक स्टोरी होती है लंबी चौड़ी और होता है जी सिनॉप्सिस। आप सिनॉप्सिस पढ़ते हैं और फिर आपका इंटरेस्ट जगता है मूवी देखने में और आप तुरंत मूवी देखने निकल देते हैं। मूवी देखने से याद आया, कल अकाउंटिंग आपको मूवी देखने के एग्जाम्पल से ही समझाई गई थी, था ना बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। मुझे वो एग्जाम्पल कराने में बहुत मजा आता है। आशा करता हूं आपको समझने में भी उतना ही एक्साइटमेंट हुआ होगा। चलिए अब समराइजिंग में हम क्या देखते थे, जो थ्रू आउट द ईयर फाइनेंशियल एक्टिविटीज हमारी हुई हैं, हम उन एक्टिविटीज का एक समरी रिपोर्ट बनाते हैं। और ये समरी रिपोर्ट हम कहां बना रहे थे, याद करो। समरी रिपोर्ट के लिए आपने पढ़ा था बनाई जाती है सर हमारी स्टेटमेंट ऑफ P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर हमारी बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बता रहा था आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वहीं बैलेंस शीट आपको बताती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। परफॉर्मेंस और पोजीशन में क्या फर्क हुआ? परफॉर्मेंस का मतलब आप लोगों की मार्कशीट कि भैया साल भर जितने एग्जाम्स हुए उसमें जितनी पढ़ाई करी थी आखिर उसका नतीजा निकला क्या है। और पोजीशन का क्या मतलब था? पोजीशन को हमने इक्वेट किया था आप लोगों की रैंक लिस्ट के हिसाब से कि आपकी रैंक कहां है, आपके साथ वालों की रैंक कहां है। लास्ट ईयर आप रैंक लिस्ट में कहां थे, इस ईयर आप रैंक लिस्ट में कहां हैं। तो इस तरीके से अगर समझाऊं तो समझने में थोड़ी आसानी होती है ना कि परफॉर्मेंस बोले तो आपकी मार्कशीट कि साल भर की एक्टिविटीज का रिजल्ट आखिर निकल के क्या आया। यही मार्कशीट जब हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं बन जाती है उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें यह पता चलता है कि साल भर के एक्टिविटीज का नेट रिजल्ट क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस तो नहीं हो रहा है कहीं। और फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है इस सिचुएशन को सुधारने के लिए। द नेक्स्ट थिंग यानी पोजीशन। पोजीशन हम मेजर कर रहे हैं किस चीज से? बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट आपको यह बताती है कि लास्ट ईयर आपकी असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या पोजीशन पे थी, कितनी वैल्यू थी, वहां के कंपैरिजन में इस ईयर आपकी असेट्स एंड लायबिलिटीज किस पोजीशन पे पहुंच गई हैं। कहने का मतलब पिछले साल आपका बिजनेस जिस जगह था क्या इस साल उससे ऊपर बढ़ा है या कहीं नीचे तो नहीं गिर गया, यह पता लगाने में मदद करती है आपकी प्यारी सी बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा तो सर ये प्रोसेस भी हो गया, आपने समराइजिंग तक तो बता दिया। इसके आगे दो प्रोसेस और हैं, ऐसा हमारा दिमाग हमें सूचना दे रहा है। यूं बत्ती जल रही है, बुझ रही है, धीरे धीरे करके स्पार्क आ रहा है, अभी फटाफट से लाइट जलेगी सर, तब हमें याद आ जाएगा कि हाँ अगला वाला प्रोसेस क्या था। तो चलो 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 फटाफट लाइट जलाने की बारी आ गई है। मैं तब तक जरा यहां जाके कलर चेंज कर लेता हूं। कलर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अच्छा ये वाला हमने ले रखा है। लेट अस सेलेक्ट सम अदर कलर। कौन सा कलर सेलेक्ट करें? ये वाला कर लें, ठीक है ये कलर करते हैं। चलो यहां पे हम लिख रहे हैं आपका अगला प्रोसेस जिसका नाम ये आ गया आप लोगों को अब दिमाग में एकदम से, यस सर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्या होता था भाई? नतीजा निकल के आ गया है, अब उस पे मंथन मनन चिंतन करने की बारी आई है कि नतीजा तो ये निकला सर, आप बता रहे हैं साल भर की एक्टिविटी कर ली और हमारा हो रहा है या तो प्रॉफिट या लॉस। अब अगर लॉस हो रहा है तो चिंतन किया जाएगा कि कैसे इस लॉस से हम प्रॉफिट की सिचुएशन में आए। लेकिन सर अगर प्रॉफिट आ रहा है तो क्या किया जाएगा? अरे भाई प्रॉफिट आ रहा है तो यह सोचा जाएगा कि इतने से प्रॉफिट को इतना कैसे बनाएं, क्योंकि इंसानी प्रवृत्ति है
इंसानी नेचर है, क्या कहता है, मुझे इतना मिले तो मुझे इतने की ज़रूरत है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक शेर कहना चाहूँगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। सुना आपने? यही नेचर हमें एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की इंपॉर्टेंस समझाता है कि भैया प्रॉफिट तो हो गया, साल भर की एक्टिविटीज़ मैंने करी और मुझे पता चल गया है कि मेरा प्रॉफिट इस साल का इतने रुपए है, लेकिन आई एम स्टिल नॉट हैप्पी। वाई? क्योंकि मुझे अब इस प्रॉफिट को यहां से यहां ले जाना है। आखिर मैं बिजनेस कर ही इसीलिए रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो, और वो इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से पता करके लगाते हैं। चलिए, लास्ट एंड फाइनल क्या होता है हमारा लास्ट प्रोसेस, याद है? लास्ट प्रोसेस आ जाएगा जी आपका कम्युनिकेटिंग। भाई ये सब कुछ कर लिया, साल भर की एक्टिविटी हो गई हैं, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, समराइज कर लिया, क्लासिफाई भी कर लिया, उसके बाद क्लासिफाई करके समराइज कर लिया, आपने उसका एनालिसिस भी कर लिया है, पता कर लिया कि भाई अगले साल मुझे क्या काम करना है, ये सब कुछ आप कर चुके हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट काम अभी रह रहा है। क्या रह रहा है? वो है जी दुनिया को बताना कि सुनो गौर से दुनिया वालों, हमने इस साल जो एक्टिविटीज करी हैं उसका नेट रिजल्ट क्या निकला है, देखना चाहोगे? ये निकला है भैया नेट रिजल्ट। दैट इज नोन एज कम्युनिकेटिंग। तो जो बैलेंस शीट आपने तैयार करी है, जो स्टेटमेंट ऑफ P&L आपने तैयार करा है, ये पब्लिश किया जाता है ताकि कंपनी के ओनर्स, बिजनेस के ओनर्स और लेंडर्स जैसे बैंक्स या और कोई स्टेक होल्डर्स हैं, आपके क्रेडिटर्स जिन्होंने आपको पैसे दिए हुए हैं, जिनको आपसे पैसे वापस मिलने की गुंजाइश है या उम्मीद है, वो सब जानना चाहेंगे कि भाई आपकी इस साल की परफॉर्मेंस कैसी थी और इसका नतीजा रहा क्या है आपकी पोजीशन, क्या उन्हें उनके पैसे वापस मिल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कुछ सुना सा लग रहा होगा। याद कीजिए, जब स्कूल के एग्जाम्स के बाद आपका रिजल्ट आता है तो किस तरह कॉलोनी के सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे ये पता करने के लिए कि भाई बताओ तो सही कितने मार्क्स आए, रैंक क्या रही, स्कूल में क्या पोजीशन थी। होता है ना ऐसा, कभी ना कभी हुआ होगा। 10th के एग्जाम के बाद तो होता ही होता है कि बोर्ड्स दिया है भाई, जिंदगी का पहला बोर्ड्स दिया है, बताओ तो सही कैसा रहा, पूछ के आते हैं जरा कि भाई रिजल्ट क्या आया है। देख लेना, रिजल्ट आते ही एकदम से एक भीड़ इकट्ठा होती है और आपसे पूछना शुरू करती है कि भाई बताओ कैसा रहा, क्या रहे, कितने रहे मार्क्स। ये सब आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और यही चीज कल के लेक्चर में आपको समझाई भी थी मैंने कि दोस्तों, कॉमर्स का जितना रियल लाइफ से लेना देना है ना, उतना शायद ही किसी और स्ट्रीम का होता होगा। जितना इसका रियल लाइफ इम्प्लीकेशन और एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे, आप खुद ही सेटिस्फाइड हो जाओगे कि यार बात तो सर सही कह रहे थे। कॉमर्स ना लाइफ में दिखती ज़रूर है और बार बार दिखती है। ये कॉमर्स की खासियत है, बार बार आगे आती है और याद दिलाती है कि अभी हम जिंदा हैं। जी हाँ, चलिए, तो ये प्रोसेस अभी हमने रिवाइज करा है। अब इसे जरा वर्ड्स के हिसाब से समझते हैं और ये देखते हैं कि हर प्रोसेस में किस तरह की बुक्स हम प्रिपेयर करेंगे। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसकी बातें हमने करी हैं, और क्योंकि हम अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से अकाउंट्स, कौन कौन सी बुक्स हमें मेंटेन करनी होंगी, ये समझते हैं जरा अपनी अगली स्लाइड से। आइए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने मैं लेके आया हूं हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। अब अकाउंटिंग प्रोसेस में आप देखेंगे हमने करे हैं दो बाइफर्केशन। एक है जी आपका बुक कीपिंग एंड द अदर पोर्शन इज अकाउंटिंग। गौर फरमाइएगा जो ब्रैकेट्स यूज किए गए हैं, ये ब्रैकेट है इनर ब्रैकेट जो पहले 3 स्टेप्स या पहले 3 प्रोसेसेस के लिए आ रहा है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। ये 3 प्रोसेस कंबाइन होके बनते हैं जी आपके बुक कीपिंग के प्रोसेस। और शुरू से लेके एंड तक, यानी आइडेंटिफाइंग से लेके कम्युनिकेशन तक के उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। ऑलराइट, तो हमने क्या देखा कि भाई आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये तो सर बन के आते हैं बुक कीपिंग में। अच्छा ठीक है सर, आपने ये कहा और हमने ये माना। उसके आगे जो प्रोसेस होता है ना, समराइजिंग का, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का और कम्युनिकेशन का,
ये सब मिलके कंबाइन होके बन जाते हैं हमारे अकाउंटिंग के प्रोसेस। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोसेस से, जो कि है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। याद कीजिए कल का लेक्चर जहां हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे अकाउंटिंग के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में आपने ये दोनों पॉइंट समझे थे कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं और क्या करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग तभी होती है जब वो मनी वैल्यू में एक्सप्रेस किए जा सकते हों। एग्जाम्पल्स दिए थे, याद आ रहे हैं थोड़े थोड़े। आपके मैनेजर रिटायर हुए, क्या इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? नहीं सर, क्योंकि इसको मनी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता था। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि अगर आपके वेयरहाउस में आग लगी और आपको नुकसान होता है 80,000 रुपए का, तब क्या आप ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? और आपने हाँ कहा था मुझे। क्यों? क्योंकि सर इसका मनी मेजरमेंट पॉसिबल है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ मनी वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था आपके लिए। एग्जाम्पल क्या लिया था, याद कीजिएगा जरा। एग्जाम्पल यही लिया था, मैंने आपको कहा था आप 50 किलो चीनी खरीद के आते हैं, क्या इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते थे? नहीं सर, क्योंकि ये क्वांटिटी थी। आपने क्वांटिटी के साथ रेट नहीं बोला। हमें क्या दे चाहिए होता है रिकॉर्डिंग के लिए? हमें चाहिए होती है वैल्यू इन मनी। तो सिर्फ क्वांटिटी के बेसिस पे कुछ समझाएंगे तो काम नहीं होगा। तो यहां पे हमें क्या करना है, मॉनेटरी वैल्यू, वो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर देती है कि मॉनेटरी वैल्यू, एक ट्रांजैक्शन का मॉनेटरी वैल्यू हमारे पास होना चाहिए, मनी वैल्यू होना चाहिए। तो मॉनेटरी वैल्यू होगा, इट बिकम्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इट कैन बी रिकॉर्डेड एज वेल। ओके, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट, जैसा कि अपन ने समझा, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आप करते हैं जी या तो जर्नल एंट्री के थ्रू या सब्सिडियरी बुक्स के थ्रू। अब ये सब क्या है, इसके बारे में ज्यादा घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। आगे जब बढ़ेंगे कोर्स में आप ये सब कुछ समझेंगे। बस अभी इतना समझ लीजिए कि जर्नल वो बुक है जहां पे एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार आपके बिजनेस में रिकॉर्ड होता है। अब जर्नल एक बुक है, इसमें आप कई तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। अब कई तरह के ट्रांजैक्शंस एक ही जगह अगर रिकॉर्ड करें तो थोड़ी सी दुविधा हो सकती है। क्या दुविधा हो सकती है, सोच के देखिए। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साल में करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं, अगर ये सारे ट्रांजैक्शंस में एक ही जगह रिकॉर्ड करूं तो उनकी किताब का साइज कम से कम इतना नहीं हो जाएगा? इसको उठा के चला कैसे जाएगा? नहीं चला जा सकता था। और हम बात कर रहे हैं पुराने जमाने की, जब बुक्स हाथों से मेंटेन होती थी। तो इतनी मोटी बुक, ये पोथा उठा के कैसे चलते? उससे बचने का तरीका निकाला गया जी, आपकी सब्सिडियरी बुक्स। शब्दों का अर्थ समझिए। सब्सिडियरी का क्या मतलब होता है? सब्सिडियरी का मतलब होता है समथिंग दैट हेल्प्स द प्राइमरी, यानी प्राइमरी की मदद करने वाली। जर्नल आपकी प्राइमरी बुक है, इसकी मदद करने वाली सारी किताबें होती हैं सब्सिडियरी बुक्स। तो हमने क्या किया, जर्नल इतनी मोटी बनाए? नहीं, इसमें जितने ट्रांजैक्शंस आते हैं उन्हें डिवाइड कर दिया नेचर के हिसाब से, और हर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को एक किताब पकड़ा दी कि भैया परचेज के ट्रांजैक्शन है, इसे परचेज बुक में डालो। सेल्स के ट्रांजैक्शन है, लो सेल्स बुक में डालो। जो कहीं नहीं आ रहे उन्हें लो पकड़ो, जर्नल प्रॉपर में दिखा दो। उससे आसानियत क्या हुई, सहूलियत क्या हुई? ये कि इतनी मोटी किताब की जगह छोटी छोटी पतली पतली 6 या 7 किताबें हमने बना के रख दी, जिससे काम भी डिवाइड हो गया और क्लटर की पॉसिबिलिटी भी गायब हो जाती है। We move on to the third process, classification. Classification का मतलब हमने कल समझा था, ट्रांजैक्शंस ऑफ अ सिमिलर नेचर हम कंबाइन कर देते हैं एक ही जगह, और हर सेपरेट अकाउंट को हम बोलते हैं लेजर अकाउंट जी। तो अब
जर्नल के बाद या सब्सिडरी बुक्स के बाद जो अगली बुक हम बनाते हैं उसका नाम होता है लेजर। लेजर में आप बस ये समझिएगा कि इकट्ठा जो कुछ आपके पास पड़ा था उसमें से आपने छोटे छोटे कुछ ग्रुप्स बना के अलग अलग जगह रख दिए ताकि ट्रांजैक्शंस को देखने और समझने में आपके पास हो जाए थोड़ी सी कन्वीनियंस, थोड़ी और सहूलियत। ठीक, तो यहां पे कंप्लीट हुआ आपका बुक कीपिंग वाला प्रोसेस, क्योंकि यहां पे बुक्स बन गई हैं, बुक्स बना के रख दी, तो बुक कीपिंग यानी बुक्स बनाना ये प्रोसेस हमने यहां एंड कर दिया। बढ़ते हैं जरा आगे। आगे क्या प्रोसेस आ रहे हैं देखिए, आगे प्रोसेस आ रहा है आपका समराइजिंग का। अब समराइजिंग का प्रोसेस क्या कहता है, इसमें आप बनाते हैं सर लेजर को बैलेंस करके आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। नाम से ही पता चल रहा है लेजर की करी जाती है बैलेंसिंग। लेजर में दो साइड्स होते हैं, इन दोनों साइड्स को मिला के चलते हैं हम, इसे कहा जाता है बैलेंसिंग करना। और बैलेंस करने के बाद हमें बनाना होता है ट्रायल बैलेंस। नाम से ही पता चल रहा है ट्रायल बैलेंस बोले तो भाई ट्राई करके देख रहे हैं क्या बैलेंस मैच हो रहे हैं या नहीं, और अगर बैलेंस मैच हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुशखबरी, मैथमेटिकली आपने सब कुछ सही किया। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आप बनाएंगे आपके क्या, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एंड आपकी बैलेंस शीट, ये दोनों चीजें फाइनल अकाउंट्स कहलाई जाती हैं। ये हम देख चुके हैं। यहां तक आपका काम हो गया है किस चीज का, समराइजिंग का। साल भर की एक्टिविटीज का रिजल्ट निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस आता है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सर आपने बताया था गहन मनन चिंतन करना, सोच विचार करना कि लॉस है तो प्रॉफिट में कैसे आए, और अगर प्रॉफिट है तो कैसे उस प्रॉफिट को और बढ़ाएं, है कि नहीं। तो जरा देखिए क्या कह रहा है यहां, एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन from the huge data repository available in the form of financial statements। अभी आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए, इसमें तो बहुत सारा डेटा है सर, कहां कहां दिमाग खपाएंगे, नहीं। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए खास लोग होते हैं जिनके पास स्पेशल स्किल्स होती हैं। उनका काम क्या होता है, इस बहुत सारे डेटा में से इंपॉर्टेंट डेटा निकाल के आप तक पहुंचाना। आप बोले तो बिजनेस के ओनर, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, लेंडर्स, बैंक्स, सब। और वो पहुंचाएंगे कैसे, हमारे अगले प्रोसेस से, यानी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स सो दैट दे मे मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। जी हां, इन्फॉर्म्ड डिसीजन बोले तो जब आपको किसी चीज के बारे में सारी जानकारी होती है तब आप एक अच्छा फैसला ले सकते हैं। अगर आपको कुछ फैसला लेना है जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको बिजनेस के बारे में काफी जानकारी होनी चाहिए, इनफैक्ट सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने देखा अकाउंटिंग का हमारा प्रोसेस। अब बात करते हैं इसके आगे की। यहां पे जैसा आप देख सकते हैं हमने इस प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा। जहां तक आप बुक्स बना रहे हैं वो हुई आपकी बुक कीपिंग, और उसके आगे का जो प्रोसेस था सब मिला के हमने कही जी अकाउंटिंग। तो एक वैलिड सा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इन दोनों में क्या कुछ फर्क होता है, और मैं कहूंगा वेल डन माय बॉयज एंड गर्ल्स, बिल्कुल सही बात, क्योंकि यही हमारा अगला डिस्कशन होने वाला है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो क्या आप तैयार हैं, चलिए देखते हैं क्या फर्क होता है दोनों में। ये लीजिए, कुछ टेबल्स ही बन के आपके सामने आई है, और इसमें हमने यहां रखे हैं आपके बेसिस कि किस बेसिस पे हम कह रहे हैं इन दोनों के बीच में फर्क होता है। चलिए देखते हैं। पहला बेसिस क्या कहता है, पहला बेसिस है जी आपका स्कोप। पहला बेसिस है आपका स्कोप। स्कोप क्या बोल रहा है आपको, स्कोप कह रहा है कि सर बुक कीपिंग में हमने पहले के 3 प्रोसेस रखे, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। ओके जी। तो अकाउंटिंग क्या कहती है, अकाउंटिंग कहती है ठहरो, बुक कीपिंग में तो मुझ में समाई ही हुई है, मैं उसके आगे बढ़ के भी कुछ काम करती हूं, यानी समराइजिंग,
एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो अकाउंटिंग में बुक कीपिंग तो आई ही, यानी ये 3 प्रोसेस तो हैं ही, साथ में समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन भी इसमें समा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग एक नैरो टर्म है या नैरो आइडियोलॉजी है, वेयर एज अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, है ना, क्योंकि अकाउंटिंग में ये खुद अपने आप में मिल गई और उसके अलावा भी कुछ काम बचे हैं। तो अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, हम बात करते हैं सेकंड बेसिस की, जो कि है स्टेज, कि अकाउंटिंग कब इस्तेमाल होती है और बुक कीपिंग कब इस्तेमाल होती है। तो अकाउंटिंग जो है वो है आपकी सेकेंडरी स्टेज, क्योंकि सबसे पहले आपका काम क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना, उसे रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करना। तो बुक कीपिंग आपकी प्राइमरी स्टेज पे काम आती है, वेयर एज अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। थर्ड पार्ट इज नेचर ऑफ जॉब, कि यहां पे जो काम किया जा रहा है उसका एक्चुअल नेचर क्या है। तो अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, तो उसका थोड़ा एनालिटिकल काम होता है। एनालिटिकल क्यों होता है, क्योंकि उसमें आपको एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का काम करना है। सिर्फ रिजल्ट निकाल के देना काफी नहीं है, उस रिजल्ट के बारे में चिंतन करना है, उस रिजल्ट को एनालाइज करके और इंप्रूवमेंट की बात करनी है। वेयर एज बुक कीपिंग रूटीन जॉब है, डेली करना होता है, हर दिन आपके सामने ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, हर दिन उन ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते चलना है। तो हम कहेंगे कि बुक कीपिंग इज अ रूटीन टाइप क्लरिकल जॉब इन नेचर, वेयर एज अकाउंटिंग इज एन एनालिटिकल जॉब। बात करें ऑब्जेक्टिव की, क्यों करी जा रही है बुक कीपिंग या अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग तो सिर्फ करी जा रही है आपके डे टू डे ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। कीप एंड मेंटेन डे टू डे ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर लिख देता हूं मैं यहां, कि हमें बस पता रहे कहीं से भी कोई भी ट्रांजैक्शन देखना है तो कहां से देखें, कैसे देखें। वहीं अकाउंटिंग का काम क्या होता है, अकाउंटिंग का काम है ये पता करना कि भैया पूरे साल भर जो एक्टिविटी करी है उससे हमें प्रॉफिट कितना हुआ है और हम कितने पानी में हैं। कहने का मतलब, क्या हम सरवाइव करेंगे, विल दिस बिजनेस सरवाइव फॉर 2 more years, 3 more years, 5 more years। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बिजनेस के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है परपेचुअल सक्सेशन। जब आप कंपनी के बारे में पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में, वहां कंपनी के फीचर्स में आपको बताया जाएगा परपेचुअल सक्सेशन, जिसका मतलब यह है कि चाहे ओनर्स बदल जाएं कंपनी चलती रहेगी। और ओनर्स कैसे बदलेंगे, ओनर्स हैं इंसान जिनकी हो सकती है मृत्यु, जिनकी क्षमता खत्म हो सकती है बिजनेस को चलाने की, लेकिन बिजनेस सरवाइव करता जाएगा। तो उसी वजह से हमें फाइनेंशियल साउंडनेस पता करनी होती है, जिसका मतलब होता है क्या हम इतने अच्छी पोजीशन में हैं कि इस बिजनेस को अगले कई सालों तक सफलतापूर्वक चला पाएंगे। ठीक है जी, अगला आता है परफॉर्मेंस। द सेकेंड लास्ट बेसिस इज परफॉर्मेंस, कि आखिर ये एक्टिविटी कंडक्ट कौन करेगा। तो जो बुक कीपिंग का प्रोसेस होता है वो आपका जूनियर स्टाफ भी मेंटेन कर सकता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स ना भी हों, नॉर्मल क्लरिकल स्किल्स हों कि उन्हें बेसिक अकाउंटिंग आती है। क्लास 11th क्लास 12th में जो आप पढ़ेंगे ये बेसिक अकाउंटिंग कही जाती है, कि सिर्फ जर्नल एंट्री करना, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना, लेजर की बैलेंसिंग करना। अगर आपको इतना ज्ञान है तो आप बुक कीपिंग तो कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के लिए सीनियर स्टाफ चाहिए होता है जिसके पास हो नेसेसरी स्किल्स, क्योंकि ये एनालिटिकल नेचर का जॉब है। और यही आपका लास्ट पॉइंट कहता है, लेवल ऑफ स्किल बुक कीपिंग के लिए नॉर्मल लेवल, जैसा मैंने कहा आपको क्लास 11 12th ग्रेजुएशन लेवल की जो नॉलेज है वो सफिशिएंट है टू कंडक्ट बुक कीपिंग, वेयर एज अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल। तो चलिए, अभी तक के डिस्कशन में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस अच्छे से समझ लिया। हमने देखा कि इस अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान किस किस तरह की बुक्स मेंटेन करी जाती हैं, और हमने ये भी देखा कि आखिर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। अब समय आ गया है आगे बढ़ने का और अकाउंटिंग की थोड़ी भाई बहनों से मिलने का, यानी कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, या मैं कहना चाहूंगा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या आप अकाउंटिंग की ब्रांचेस से मिलने के लिए उतने ही बेसब्री से तैयार हैं जितना कि मैं उन्हें इंट्रोड्यूस कराने के लिए हूं? उम्मीद करता हूं जी हां।
तो चलिए मिलते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग से। ये रहे जी ब्रांचेस आपके सामने। तो ब्रांचेस अगर आप देखेंगे, ये एसेंशियली ब्रांचेस हैं कि किन किन फील्ड्स में हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, किन किन फील्ड्स में अकाउंटिंग करी जाती है। दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ। तो सबसे पहली ब्रांच हम बात करें वो है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब हुआ कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ताकि आप पता कर सकें क्या आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो अकाउंटिंग आप अभी देखेंगे इन क्लास 11th एंड 12th, वो है जी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि यहां पे हम आपको सिखाएंगे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके, उन्हें क्लासिफाई करके, समराइज करके ये पता लगाना कि आखिर हमारी फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। और ये हम करेंगे कैसे? विथ द हेल्प ऑफ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जी हां, इन दो तरीकों से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। चलिए, तो ये तो थी फर्स्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। द सेकेंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज वेरी प्रोमिनेंट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या भला है सर? याद कीजिएगा कल का एग्जाम्पल, जहां मैंने आपको कहा था कि पेरेंट्स ने दिए हैं 1000 रुपए और आप जा रहे हैं दोस्तों के साथ मूवी देखने। फिर हमने बात करी थी कि सर अगर प्रॉफिट 100 रुपए है, इस 100 रुपए के प्रॉफिट को अगर 200 रुपए बनाना है या 50 रुपए बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। और हमने थोड़ी सी छेड़खानी की थी अपने एक्सपेंसेस के साथ। एक्सपेंसेस के साथ जो एडजस्टमेंट्स हमने करे थे ये पॉसिबल हो पाया था बिकॉज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या मदद करती है? किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी यूनिट की, किसी भी सर्विस की कॉस्ट असर्टन करके उस कॉस्ट को कंट्रोल करने में आपकी मदद करने वाली जो ब्रांच है अकाउंटिंग की, उसे कहा जाता है दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग। समझे? अच्छा जी, बात करें अपनी अगली ब्रांच की, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब हुआ सर? देखिए, एक कंपनी में ओनर्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। कई बार आप सिनेरियोज ऐसे देखेंगे जहां ओनर्स को बिजनेस के बारे में शायद उतनी जानकारी नहीं होती है, तब वो कुछ स्पेशल स्किल वाले लोगों को एम्प्लॉय करते हैं अपने बिजनेस में, जिन्हें कहते हैं हम मैनेजर्स। MBA किए हुए सूट बूट पहने लोग देखे हैं ना? जी हाँ, ये मैनेजर्स क्या काम कर रहे हैं? मैनेजर्स इंश्योर कर रहे हैं कि बिजनेस एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंडक्ट किया जा रहा हो, सो दैट ओनर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके। मैनेजमेंट का एक गोल होता है मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ये कैसे कर सकते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? वो होता है बाय यूजिंग एनालिटिकल टूल्स टू टेक मैनेजरियल डिसीजंस। क्योंकि मैनेजमेंट के डिसीजंस आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ेंगे, काफी स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजंस होते हैं, काफी सोच विचार करना होता है, पूरे बिजनेस को एज अ होल लेके चलना होता है। आप किसी एक सेगमेंट को, एक डिवीजन को आगे बढ़ाने का सोच के नहीं चल सकते, आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरे बिजनेस को एक साथ लेके आगे बढ़ाते हुए चलना होता है। एंड दैट रिक्वायर्स अ वेरी हाई ऑर्डर थिंकिंग। और उस थिंकिंग में मदद करने आती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का ऐसा डेटा प्रेजेंट करना, बिजनेस के फाइनेंसेस को इस तरीके से मैनेजमेंट के सामने रख के देना कि मैनेजमेंट ढंग का डिसीजन ले सके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने के लिए। किनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? ओनर्स की। तो यहां पे आपके पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन आ गए। ये सारे डिसीजन क्यों किए जा रहे हैं यहां मैं बता देता हूं। टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर्स। बिजनेस के ओनर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए जो डिसीजंस लेने हैं, उन डिसीजंस को लेने में जो मदद करेगी वो है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वी मूव अहेड विथ टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग का क्या मतलब हुआ? कल बात करी थी, हम बात कर रहे हैं हमारी सरकार की।
आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस में प्रॉफिट कमाएंगे, तो एक तबका जरूर उठ के आएगा आपके पास ये बोलता हुआ कि बहुत बधाई हो, बहुत शानदार बिजनेस कमा रहे हैं, लाओ भैया कुछ हर्जाना हमें भी दो। और यही हर्जाना कहलाता है टैक्स, सरकार की रेवेन्यू का सबसे मेजर सोर्स, वो रेवेन्यू जो आप ही के बेटरमेंट के लिए दोबारा से एम्प्लॉय करी जाती है। अब सरकार की रेवेन्यू टैक्स के थ्रू हो रही है, तो सरकार चाहेगी कि टैक्स के लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग हो। क्यों? क्योंकि टैक्स मिलता है सरकार को आपके प्रॉफिट्स पे, और प्रॉफिट्स कितना दिखाना है ये आपके हाथ में है, हमने कल समझा था। तो सरकार क्या चाहेगी कि जो प्रॉफिट्स दिखाए जा रहे हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट्स हों, ताकि उस पे ढंग से, सही रूप से, ईमानदारी से टैक्स मिल सके। उसके लिए गवर्नमेंट लेके आई ब्रांच नोन एज टैक्स अकाउंटिंग, जो क्या देखती है अकाउंटिंग का इफेक्ट एज पर टैक्स लॉज टू अ सर्टेन डिफरेंट टैक्स लायबिलिटीज, जैसे कि जीएसटी एंड योर इनकम टैक्स। अब जीएसटी तो आपने सबने सुना ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सामान खरीदते हैं, सर्विस अवेल करते हैं, तो बिल में 18% तक का कुछ लगा हुआ एक्स्ट्रा आ जाता है ना, 0% से लेके 18% तक की रेट पे टैक्स लगता है, दैट इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम आगे प्रोग्रेस करेंगे आपके कोर्स में, ठीक है। तो टैक्स अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट्स हेल्प, ये यहां लिख सकते हैं टू हेल्प द गवर्नमेंट टू मैक्सिमाइज इट्स रेवेन्यू, क्योंकि सरकार की रेवेन्यू का तो एक ही तरीका है, सरकार और कैसे रेवेन्यू कमा सकती है, टैक्स के थ्रू। अच्छा जी, अब ये लास्ट एंड फाइनल जो ब्रांच है आपकी, ये बहुत ही नया एडवांसमेंट है, नया एडिशन है अकाउंटिंग की ब्रांच में, और मैं कहूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन है अकाउंटिंग की ब्रांच में। इसका नाम दिया जाता है जी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। समझिएगा, एक बिजनेस अगर किसी सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा है तो वो उस सोसाइटी से काफी कुछ ले भी रहा होता है और काफी कुछ दे भी रहा होता है सोसाइटी को इन रिटर्न, बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। फॉर एग्जांपल, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज में लिए जा रहे हैं। किसी लोकेलिटी में अगर कोई बिजनेस ऑपरेट करता है तो वो उस लोकेलिटी के कुछ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है। कई बार उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने से सोसाइटी को नुकसान भी पहुंचता है, साथ ही साथ वो सोसाइटी को बहुत कुछ रिटर्न में प्रोवाइड भी करता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विच इज अ पॉजिटिव, एडेड इनकम अगेन अ पॉजिटिव, बेटर लाइफस्टाइल अगेन अ पॉजिटिव, लेकिन एनवायरमेंटल पोल्यूशन विच इज अ नेगेटिव। अब इन दोनों पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बीच में जो बैलेंस बिठाने का काम है वो होता है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या रहा है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सोसाइटी है, अर्थात उसके एम्प्लॉइज, उनके बेटरमेंट के लिए क्या काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, और जो एक्सटर्नल सोसाइटी है, जिस सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज में लिए जा रहे हैं, उनके बेटरमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, वो अकाउंटिंग कहलाती है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। The recording of this responsibility in the books of account is called corporate social responsibility accounting। आपको ये जान के ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेसिफिक सेक्शन लेके आया गया, जिसमें ये लिखा गया कि हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस्तेमाल करना होगा। जिसका मतलब क्या हुआ, इवन द गवर्नमेंट इज अग्रीइंग कि यस यू नीड टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि आप सोसाइटी की बहुत सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ हद तक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी सोसाइटी को पहुंचा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए भी कुछ काम करने की, और इसको कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जहां पे इसकी अकाउंटिंग होगी वहां कहलाएगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो विद दैट बीइंग सेड,
आज के लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया पूरा का पूरा हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। एक बार पूरा प्रोसेस हमने रिवाइज करा, फिर हमने समझा कि इस प्रोसेस में बुक्स कौन कौन सी हमारी यूज में आती हैं। उसके साथ में हमने देखा कि अकाउंटिंग के प्रोसेस को हम डिफरेंशिएट करते हैं या बाइफरकेट करते हैं दो लेवल्स पे। एक होती है आपकी बुक कीपिंग, जो पहले 3 प्रोसेसेस को मिला के बनी है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। और उसके आगे के जो प्रोसेस आते हैं, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, इन सब को मिला दिया जाए तो बनती है जी हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस। साथ में हमने देखा इन दोनों के बीच का डिफरेंस और आगे बढ़ के हम पहुंचे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पे, जहां पे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मजेदार कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ा अकाउंटिंग की। ठीक है जी, चलिए तो आज के लेक्चर में रखते हैं हम इस डिस्कशन को यहीं तक। मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्दी विथ आवर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ वंडरफुल इजीली फैमिली। उदय 2.0 की जर्नी पे मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्दी। याद रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा और हाँ, इजीली है तो हो ही जाएगा।